जब किसी फिल्म में आपको ऐसा डायलॉग सुनने को मिले, दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि फिल्म में आपको प्रोपेगेंडा और जिंगोइज्म का एक मिक्सचर मिलने वाला है। यह डायलॉग फिर भी ठीक है, लेकिन यह डायलॉग कि ये प्लेन तो कब का रिटायर हो चुका है, लेकिन हमारे नेताओं के कान कब खुलेंगे, यह हमें यह नहीं बताता कि वेस्ट कभी भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ शेयर नहीं करता। और इस फिल्म में भी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में लगा है। यह सच दिखाने और समझाने के लिए एजुकेशन, हिम्मत और ईमानदारी चाहिए। वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक ऑन रिदम्स ऑफ राइम। आज हम एयरफोर्स पर बनी फिल्मों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्म स्काई फोर्स का एनालिसिस करेंगे। इस सीरीज में हम समय में आगे पीछे चलते रहेंगे और अगली बार हम 1982 की फिल्म विजेता पर चर्चा करेंगे और आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि मैंने विजेता को इसके बाद क्यों चुना है। तो संगीत केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर द्वारा निर्देशित स्काई फोर्स, जिसमें अक्षय कुमार और डेब्यूटेंट वीर पहाड़िया नजर आते हैं, वह फिल्म है जो 1965 के इंडो पाक वॉर के अनसंग हीरोज को ऑनर करने का दावा करती है। लेकिन क्या यह फिल्म सच में उन हीरोज के साथ जस्टिस कर पाती है या एक मिसफायर्ड रॉकेट की तरह अपने टारगेट से चूक जाती है? आइए इसका परत दर परत एनालिसिस करें। स्काई फोर्स हमें इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के एक अंडर रिप्रेजेंटेड चैप्टर 1965 के सरगोदा स्ट्राइक में ले जाती है। यह फिल्म विंग कमांडर ओम आहूजा यानी अक्षय कुमार और उनके मैवरिक प्रोटेजी टी विजया यानी वीर पहाड़िया, जिन्हें टैबी के नाम से जाना जाता है, उनकी कहानी को दिखाती है। यह दोनों वॉर के डेंजर्स, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स और पर्सनल लॉस के बीच अपनी जर्नी तय करते हैं। अक्षय कुमार की रीसेंट फिल्मों से यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर पर ज़्यादा एम्फेसिस होता तो यह और भी इम्पैक्टफुल होती। इस बात को फिल्म के कुछ डायलॉग्स के साथ समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक पाकिस्तानी पायलट के इंटेरोगेशन से, जो आहूजा करते हैं। जब प्रिजनर सार्केस्टिकली पूछता है, तुम्हारे प्लेन्स तो खटारा हैं, ये लड़ाई कैसे जीतोगे? तब आहूजा पूरी कन्विक्शन के साथ जवाब देते हैं, यह खटारा प्लेन्स नहीं, उन्हें उड़ान देने वाले उनके जज्बात हैं जो लड़ाई जीतेंगे। लेकिन अक्षय कुमार का वो आइकॉनिक डायलॉग घुस के मारेंगे फिल्म के स्टार्टिंग टोन के साथ इनकंसिस्टेंट लगता है, खासकर जब वह पायलट्स को ट्रेन करते हैं। एक ब्रीफिंग के दौरान आहूजा विजया से कहते हैं, दुनिया के सबसे तेज फाइटर प्लेन का क्या फ़ायदा अगर उसे उड़ाने वाला डिसिप्लिन ना समझे। और फिर जब ब्यूरोक्रेट्स उनकी इंसिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं कि वह सरगोदा मिशन को रीविजिट क्यों करना चाहते हैं, तब आहूजा एक इम्पैक्टफुल लाइन डिलीवर करते हैं, एक सिपाही का फ़र्ज सिर्फ जीतना ही नहीं, उनका पता लगाना भी है जो लौट कर नहीं आए। यह डायलॉग्स ना केवल नैरेटिव्स में गहराई जोड़ते हैं, बल्कि विंग कमांडर आहूजा के कम्प्लेक्स कैरेक्टर को भी दर्शाते हैं, जो कि एक डिसिप्लिन मेंटर और एम्फैटिक सोल्जर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं वजहों से ये फिल्म अक्षय कुमार के कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा केंद्रित होती लगती है, जबकि सारी कहानी विजया के बारे में है। 1965 का इंडो पाक वॉर और पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर डेयरिंग एयर स्ट्राइक एक कंपेलिंग बैकड्रॉप प्रदान करता है। यह इंडियन फोर्स पायलट्स की करेज और इंजेन्युइटी को स्पॉटलाइट करता है। जबकि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर प्लेन्स थे, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स ने अपनी बड़ी गिनती और टैक्टिकल प्लानिंग के दम पर उन्हें हरा दिया। तो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने के बावजूद यह फिल्म बहुत सारे क्लीशेज के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि रिबेलियस पायलट्स, फाइटर प्लेन्स के डॉग फाइट्स के लंबे लंबे सीन्स और कुछ कैरेक्टर्स द्वारा हायर ऑफिशियल्स और सरकार को क्रिटिसाइज करना। आहूजा द्वारा विजया को ढूंढने का मिशन इसका इमोशनल एंकर बन सकता था, पर वो एरियल कॉम्बैट्स के सीक्वेंसेस की प्रिडिक्टेबिलिटी के कारण पीछे छूट जाता है और असली क्वेस्ट क्लाइमैक्स के पास आते आते सिर्फ कुछ मिनटों में ही समराइज कर दिया जाता है।
अगर आहूजा के किरदार की बात करें तो ये कैरेक्टर एक अल्टीमेट लीडर के रूप में बनाया गया है, काम, इंस्पायरिंग और हमेशा सही। हालांकि अगर विजया की खोज के क्वेस्ट को और गहराई के साथ दिखाया जाता तो बाकी कैरेक्टर्स को विस्तार दिया जा सकता था और नैरेटिव को बेहतर बनाया जा सकता था। अक्षय अपने सिग्नेचर स्टोइसिज्म और पैट्रियटिज्म के ब्लेंड को डिलीवर करते हैं, लेकिन उनका पोर्ट्रेयल डेप्थ की कमी महसूस कराता है। उनका किरदार एयरलिफ्ट और केसरी के रोल्स का मिश्रण सा लगता है, और जब हम उनकी कैडेट्स को दी गई स्पीच की तुलना विजेता में अमरीश पुरी की स्पीच से करते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। विजेता में अंगद को अमरीश पुरी से स्पिन मैन्यूवर सीखते हुए दिखाना रोल में ऑथेंटिसिटी जोड़ता है। वहीं स्काई फोर्स में अक्षय कुमार सिर्फ एक रेडियो माइक पकड़े हुए कंट्रोल टावर से निर्देश देते नजर आते हैं। दूसरी ओर जसपाल सिंह एक स्विच बोर्ड यूज करते हुए और रडार के ऊपर प्लेन्स को ट्रैक करते हुए उनके साथ खड़े होकर काम करते हैं, जो कि सीन्स को ऑथेंटिसिटी नहीं दे पाता। फिर भी फिल्म में कुछ डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, जैसे आहूजा का ये डायलॉग कि हिंदुस्तान के आसमान को कोई छूने की कोशिश करे तो हम उसका पर काट देते हैं। ये डायलॉग आहूजा और ऑडियंस दोनों के लिए एक प्रोफेसी की तरह काम करता है, जैसे कि हमें क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है। और शरद केलकर की बात करें तो उनका लिमिटेड स्क्रीन टाइम एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। उनके द्वारा निभाया गया अहमद हुसैन का कैरेक्टर थोड़ी सी इमोशनल कन्विंसिंग के बाद विजया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड नरेशन शरद केलकर से करवाना कितना साहसिक कदम होता, लेकिन ऐसा करके अक्षय कुमार के कंधों से प्लॉट को आगे बढ़ाने का बर्डन थोड़ा कम किया जा सकता था। उनकी आवाज़ की क्वालिटी ना केवल अक्षय से बेहतर है, बल्कि यह कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती। और अब बात करते हैं विजया के रोल की, जिसको वीर पहाड़िया ने निभाया है। जहां आहूजा पूरी नैरेटिव पर हावी हैं, वहीं विजया का किरदार स्काई फोर्स का इमोशनल कोर है, लेकिन उनकी कहानी अक्सर ओवरशैडो होती हुई लगती है। विजया को एक फियरलेस पायलट के रूप में पेश किया गया है, जो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है, चाहे इसके लिए उसको रूल्स को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। उनका सेक्रीफाइस और उनकी डिसअपीयरेंस फिल्म के दूसरे हिस्से का केंद्र बिंदु बनती है। उनकी पत्नी गीता यानी सारा अली खान इस सीक्वेंस में इमोशनल डेप्थ जोड़ती हैं, खास तौर पर गाने क्या तुम्हें याद आता है में अपनी पीड़ा व्यतीत करते हुए। हालांकि उनका किरदार अंडर डेवलप्ड महसूस होता है। फिल्म की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो डॉग फाइट्स विजुअली स्ट्राइकिंग है, खास तौर पर पीओवी शॉट्स जो कॉकपिट में होने के थ्रिल को स्टिमुलेट करते हैं। पर इन सीन्स का ड्यूरेशन अगर कम रखा जाता तो कहानी के नैरेटिव पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता था। और उसके बाद आते हैं 1965 के दौर की रिक्रिएशन। एयरक्राफ्ट से लेकर यूनिफॉर्म्स तक नैरेटिव को ऑथेंटिसिटी प्रदान करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर्स के कई सीन्स ओवरवेल्म कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट में जब आहूजा अपने साथियों की फोटोग्राफ देखते हैं, उस समय साउंड ट्रैक इतना लाउड है कि सीन के इम्पैक्ट को कम कर देता है। और बॉलीवुड की बाकी वॉर ड्रामास की तरह इस फिल्म में भी फीमेल कैरेक्टर्स को साइड लाइन पर ही रखा गया है। गीता का किरदार निभा रही सारा अली खान का कैरेक्टर एक ग्रीविंग वाइफ तक ही रखा गया है। एक सीन में वह आहूजा से कहती है, टैबी का सपना था कि हमारी बेटी एक दिन पायलट बने, अब वो सपना कैसे पूरा होगा। और निम्रत कौर अपने टैलेंट के बावजूद मिनिमल स्क्रीन टाइम ही पाती हैं। उनका किरदार केवल आहूजा को सपोर्ट करने और भारत की किसी भी देश पर फर्स्ट स्ट्राइक ना करने की पॉलिसी पर सवाल उठाने पर ही सीमित है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि यह फिल्म भारतीय पायलटों के साहस का जश्न तो मना रही है, लेकिन नेशनलिज्म और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के बीच संतुलन बनाते बनाते कहीं पीछे रह जाती है। आहूजा का डायलॉग देश के लिए जान देना सुइसाइड नहीं, सबसे बड़ी इज्जत है, इस नज़रिए को एपिटमाइज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्काई फोर्स एक ऐसी फिल्म है जो आकाश में ऊंची उड़ान तो भरना चाहती है, लेकिन इसका अक्षय कुमार वाला पंख बहुत भारी है
और उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे कैरेक्टर की कमी महसूस होती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको ये अनफिल्टर टॉक पसंद आया तो रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बाद हम अगले कुछ दिनों में इंडियन एयरफोर्स पर बनी हुई कुछ और फिल्मों का एनालिसिस भी करेंगे। एंड अंटिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।